नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और अहम खबर छतरपुर से। छतरपुर में डिवाइडर वाहन चालकों के लिए मुसीबत बन गए। दरअसल डिवाइडर नीचे और छोटे होने के चलते आए दिन लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। नौगांव रोड पर एक स्कॉर्पियो वाहन रात में आ रहा था, तभी एक बाइक को टक्कर मारते हुए ये वाहन डिवाइडर पर चढ़ गया। हालांकि इस घटना में जनहानि नहीं हुई है। सीसीटीवी कैमरे में घटना कैद हो गई। सीसीटीवी कैमरे में पूरा जो घटनाक्रम है वो देख सकते हैं आप, कैसे ये हादसा पेश आया था। कैसे एक स्कॉर्पियो वाहन आ रहा था और डिवाइडर नीचे होने के चलते अचानक से ही वो एक बाइक में टक्कर मारते हुए डिवाइडर पर चढ़ जाता है। तो दो तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली हादसे के बाद की तस्वीरें हैं और एक स्कॉर्पियो डिवाइडर पर चढ़ गई एक बाइक को टक्कर मारते हुए। दूसरी तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं वो सीसीटीवी फुटेज है और हादसे की ये तस्वीरें हैं। जब ये हादसा पेश आया तो रात का वक्त था और उसी दौरान यह हादसा हुआ। नौगांव रोड पर एक स्कॉर्पियो सवार बाइक को टक्कर मारती हुई डिवाइडर पर ही जा चढ़ी। तो दरअसल परेशानी का सबब बने हुए हैं छोटे और कम हाइट के जो डिवाइडर हैं। परेशानी लगातार राहगीरों की, चालकों की बढ़ती हुई और अक्सर इसके चलते हादसे भी पेश आते हैं। और इसी की ये तस्वीर भी देखिए आप, एक स्कॉर्पियो डिवाइडर पर ही जा चढ़ी, हादसे का शिकार हो गई। हालांकि इससे पहले इस स्कॉर्पियो ने एक बाइक सवार को टक्कर मारी और उसके बाद ये डिवाइडर पर चढ़ गई। दरअसल अंधेरे में कई बार ये अनविजिबल होते हैं या फिर इन्हें देख नहीं पाते हैं चालक, और ये बड़ा कारण होता है हादसे की वजह का, हादसे के पीछे का। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर हादसे के बाद की, डिवाइडर पर पूरी कार जा चढ़ी और डिवाइडर हालांकि क्षतिग्रस्त भी हुआ इस हादसे में और गाड़ी को भी जाहिर है कि बड़ा नुकसान इस हादसे में हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे। खबर तेंदुए के कुएं में गिरने और रेस्क्यू करने की है। धार के ग्राम आगर में एक तेंदुआ रात के अंधेरे में कुएं में गिर गया। सुबह जब ग्रामीण खेत पर पहुंचे तो तेंदुआ कुएं में तैरता दिखाई दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। वन विभाग के अमले ने मौके पर पहुंचकर तेंदुए का रेस्क्यू शुरू किया और कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को कुएं से बाहर निकाला गया। वहीं वन विभाग के अनुसार तेंदुआ स्वस्थ है। फिलहाल वन विभाग की टीम तेंदुए को लेकर जिला मुख्यालय जा रही है और स्वास्थ्य परीक्षण के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार तेंदुए को जंगल में छोड़ने का निर्णय लिया गया है। बजे के आसपास फोन आया था मेरे पास। अच्छा, और इसके बाद में अभी पकड़ने के बाद में अभी इसकी क्या प्लानिंग है आपके पास? वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया है, वो जैसा निर्देश मिलेगा आगे वैसे कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, तो जंगल में छोड़ा जाएगा कि चिड़ियाघर में कहाँ पर रखा है? अब वो निर्देश मिलने पे होगा, अभी हम बता नहीं पाएंगे क्या। अच्छा ठीक है। तो अभी फिलहाल में ये गाड़ी में लेके कहाँ पर, धार जा रहे हैं कि कहाँ पर? हाँ, अभी धार जाएंगे। धार। आगे बढ़ेंगे। देश भर में कोविड-19 महामारी के कारण 2 साल से अधिक समय से बंद अमरनाथ यात्रा इस साल फिर से शुरू होने जा रही है। यात्रा 30 जून से शुरू होगी और 11 अगस्त तक चलेगी। इसी बीच अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के सीईओ नीतीशवार कुमार ने ऐलान किया है कि अमरनाथ यात्रा के लिए आज रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। श्राइन बोर्ड के अनुसार जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में एक यात्री निवास बनाया गया है जिसमें 3000 तीर्थ यात्री बैठ सकते हैं। बोर्ड को इस साल मंदिर में औसतन 3 लाख से अधिक तीर्थ यात्रियों के आने की उम्मीद है। रजिस्ट्रेशन के लिए देश भर में जम्मू कश्मीर बैंक, पीएनबी बैंक, यस बैंक और एसबीआई बैंक की 100 शाखाओं की 446 शाखाओं में भी यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। आपको बता दें कि बीमा कवरेज अवधि बढ़ाकर 1 वर्ष कर दी गई। तीर्थ यात्रियों के लिए बीमा कवर इस साल 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया। आगे बढ़ेंगे। खबर खरगोन से, जहां कल पथराव और आगजनी के बाद कलेक्टर ने पूरे जिले में कर्फ्यू लगा दिया। इस दौरान सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी होने के साथ ही लोगों को घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
आपको बता दें कि प्रतिबंध के दौरान शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात रहे। 400 से ज्यादा की फोर्स को जिले में सुरक्षा के लिहाज से कर्फ्यू में तैनात किया गया है। कल हुए पथराव में जहां एसपी से 6 पुलिस के जवान जख्मी हुए थे, वहीं 70 से ज्यादा लोगों को अब तक हिरासत में लिया जा चुका है। आपको बता दें कि डीआईजी तिलक सिंह ने बताया हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है और दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। दो तस्वीरें देख रहे हैं आप, खरगोन से 2 तस्वीरें हैं और यहां पर मेडिकल इमरजेंसी के लिए ही लोग बाहर निकल पा रहे हैं। कलेक्टर ने पूरे शहर में कर्फ्यू जारी कर दिया है। संपूर्ण क्षेत्र में कर्फ्यू लगने के बाद चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात की गई। कोई भी आने जाने वाले को यहाँ पूछताछ की जा रही है। पूरी तरीके से कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। कलेक्टर अनुग्रह प्री के द्वारा आज जो है पूरे संपूर्ण शहर में जो है कर्फ्यू लगा दिया गया है और डीआईजी जो है उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि भाई सख्ती से निकला जाएगा। उपद्रवियों को पकड़ा भी जा रहा है। करीब 60 से 70 लोग हैं जिनको अभी फिलहाल में पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और करीब 24 लोगों का अभी जो प्रारंभिक रूप से सूचना आ रही है, जिसमें 6 पुलिसकर्मी एसपी सहित शामिल है। ये लोग घायल हुए हैं। लगातार पुलिस के द्वारा सर्चिंग की जा रही है। लोगों को घरों से बाहर निकाला जा रहा है। विशेष रूप से जो उपद्रवी उठे, जिन्होंने रविवार को करीब 2 घंटे तक तांडव मचाया, उसको लेकर पुलिस के द्वारा लगातार उनकी सर्चिंग की जा रही है। उनको घर से बाहर निकाला जा रहा है, पता लगाया जा रहा है और प्रशासन का कहना है कि विशेष रूप से डीआईजी जो तिलक सिंह है, उन्होंने लोगों से अपील करी कि वो शांति बनाए रखें, घर में रहे, घर से कोई बाहर नहीं निकले। आशुतोष पुरोहित, न्यूज 18 खरगोन में खुद आईजी राकेश गुप्ता जी पहुंच गए। संपूर्ण शहर में कर्फ्यू लगा, लेकिन स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में बताई जा रही। सर, पूरी तरीके से स्थिति नियंत्रण में, किस प्रकार की कार्रवाई चल रही? अभी पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में है। खरगोन शहर में कर्फ्यू है और कर्फ्यू को हम लोगों ने अच्छी तरह से इम्पोज कराया हुआ है। सभी संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस बल हमारा लगा हुआ है और आपराधिक तत्वों की धरपकड़ हमारी जारी है और लगातार हम कठोर से कठोर कार्रवाई जितने भी उपद्रवी तत्व हैं उनके खिलाफ कर रहे हैं। सर, जिस प्रकार से एसपी सहित पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला किया गया, तो इसमें कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जा रही? बिल्कुल पूरी कठोर कार्रवाई की जाएगी और अभी भी हमने की है। काफ़ी लोग हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिए हैं और पूरी कठोर कार्रवाई हम लोग इसमें करेंगे। तो 302 भी बनती है सर इसमें? देखिए, जो भी कानूनी धाराएं लगेंगी, जो नियमानुसार कानूनी धाराएं सब लगाई जाएंगी। इनमें से एक भी धारा हम लोग कम नहीं। ये थे आईजी राकेश गुप्ता, जिनका सीधा और साफ कहना है कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण है। कर्फ्यू पूरे शहर में लगा दिया गया है। हालांकि उनका ये कहना है कि जिस प्रकार से पुलिस पे एसपी सहित जो हमला हुआ, गोली मारी गई है, तो इसको लेकर जो भी वैधानिक रूप से कार्रवाई होती, जितनी भी धारा है लगाया जाएगा और उपद्रवी जो थे उनको सबक सिखाया जाएगा। आशुतोष पुरोहित, न्यूज 18 खरगोन। आगे बढ़ेंगे। सिंधवा में रामनवमी के जुलूस के दौरान पथराव। शहर के जोगवाड़ा रोड पर 2 पक्षों में जमकर पथराव हो गया और थाना प्रभारी सहित 5 अन्य लोग घायल हो गए। एक बाइक और स्कूटी को भी आग लगाई गई। इस दौरान पुलिस स्थिति पर नियंत्रण करने पुलिस ने जुलूस भी निकाला और आपको बता दें पुलिस प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाई ताकि जल्द जो हालात हैं उन्हें कंट्रोल में किया जा सके और थाना प्रभारी भी या पूरा पुलिस महकमा मैदान में डटे हुए हैं। तो बड़वानी के सेंधवा में रामनवमी जुलूस के दौरान जोगवाड़ा रोड पर 2 पक्षों में पथराव हो गया और इसमें थाना प्रभारी बलदेव सिंह सहित कुल 5 दूसरे लोग भी जख्मी हो गए, घायल हो गए। इस दौरान बाइक और स्कूटी में भी आग लगाए जाने की बात सामने आई। हालांकि पुलिस अधीक्षक के अनुसार तत्काल फायर फाइटर मौके पर आ गए, जिससे वाहनों की आग को बुझाया गया, काबू किया गया। एसपी और कलेक्टर ने मुस्तैदी दिखाकर स्थिति को नियंत्रण में कर लिया। जोगवाड़ा रोड पर पथराव की घटना हुई, 2 लोग सामने थे। हमारा पुलिस प्रशासन था और जो स्थानीय यहाँ पे प्रशासन था, उस मौके को नियंत्रित किया और जो उसको वहाँ से आगे बढ़ाया, स्थिति को जल्द ही नियंत्रित कर लिया गया था। प्राथमिक तौर पर हमारे जो थाना प्रभारी है उनको चोट की पुष्टि हुई है और 4-5 अभी चोट की पुष्टि हुई है। आगे अभी जैसे जुलूस समाप्त होता है तो जाके क्या किसकी गलती नहीं, कहाँ से शुरुआत है, उसे हम उनकी शांति की अपील करते हैं। हर समाज, हर तबके के लोग एक साथ रहते हैं और साथ में रहना ही है। सबके त्योहार आते हैं, सबको मनाना है। कृपया आपसी सामंजस्य से सौहार्द से मिलाएं। हमारे ही जिले में आज बंसूर जैसी जगहों
और बड़वानी से पंकज शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, खरगोन से आशुतोष पुरोहित जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। आशुतोष, आपके पास आऊंगा। रामनवमी थी जाहिर है और धार्मिक जुलूस इस वक्त निकलते हैं, लेकिन अचानक ये माहौल बिगड़ा कैसे? अभी क्या हालात हैं आशुतोष? मैं बताना चाहूंगा कि अभी पूरी तरीके से स्थिति नियंत्रण में है। भारी पुलिस बल पूरे शहर में तैनात कर दिया गया है। पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। जिस प्रकार से कल रविवार के दिन रामनवमी का जुलूस था, उस दौरान पे पथराव की घटना होती है। पथराव के बाद कुछ आगजनी की घटना होती है और आगजनी बढ़ते बढ़ते जो है शहर के कई इलाकों में गिर जाती है। तो प्रशासन के द्वारा उसी दौरान कदम उठाए गए थे, लेकिन बीती रात 2 बजे के बाद से कोई भी अप्रिय घटना का भी समाचार नहीं है। आईजी राकेश गुप्ता जो है वो खुद यहाँ पहुंच गए, क्योंकि एसपी अभी घायल है, उनको गोली पैर में लग गई थी और उसके चलते वो निजी अस्पताल में भर्ती है। तो राकेश गुप्ता ने पूरी कमान संभाल रखी है। राकेश गुप्ता से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराया जाएगा और जहां तक उपद्रवियों का सवाल है तो सबको सबक सिखाया जा रहा है। अभी करीब 80 लोगों को हिरासत में पुलिस के द्वारा दिया जा चुका। लगातार उपद्रवियों की धरपकड़ की जा रही है। एसपी राकेश गुप्ता का आईजी राकेश गुप्ता का कहना है कि हर हाल में जो है पूरी तरीके से स्थिति नियंत्रण में है और धरपकड़ की जा रही है उपद्रवियों। बिल्कुल ठीक है, रहिएगा हमारे साथ। बड़वानी से पंकज शुक्ला भी बने हुए हैं। और पंकज, बड़वानी में अचानक कैसे बदले हालात और अभी क्या एक्शन पुलिस ने लिया है इस मामले में अभी तक? पंकज जी बिल्कुल, अभी हाल ही में मेरी बड़वानी पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला से बात हुई है। उन्होंने यही बताया कि सेंधवा शहर थाने पर 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जिसमें एक एफआईआर जो है थाना प्रभारी बलदेव सिंह मुजालदे की तरफ से की गई है, जिसमें कि हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। वहीं साथ ही एसपी का यह भी कहना है कि बलवा की धारा में भी मामले को दर्ज किया गया। साथ ही इस बार जो है डीजे का जो संचालक है जो बजा रहा था, उसके खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाएगा। साथ ही पुलिस के द्वारा जो है सारे वीडियो फुटेज खंगाले जा रहे हैं जो पुलिस को उपलब्ध हुए हैं। उनमें जो लोग ऐसे असामाजिक तत्व नजर आ रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। प्रशांत जी बिल्कुल, चिन्हित किया जा रहा है, कार्रवाई की तैयारी भी है और पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई दोनों जगह, न केवल बड़वानी और खरगोन। उसका नतीजा भी नजर आया। चीजें फिलहाल काबू में हैं। शुक्रिया आशुतोष आपका। पंकज, आपका भी धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और अब बड़ी खबर मुरैना से, जहां खड़े ट्रक में अचानक आग लग गई। धू कर पूरा ट्रक जल गया। आग लगने का कारण हालांकि सामने नहीं आया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। सिविल लाइन थाना परिसर में यह ट्रक खड़ा हुआ था। ये बड़ी खबर है मुरैना से, जहां एक खड़े ट्रक में अचानक आग लग गई और ये पूरा ट्रक धू कर स्वाहा हो गया। और आग कैसे लगी ये अभी बात सामने नहीं आई है। शॉर्ट सर्किट या कोई और कारण रहा हो। हालांकि ट्रक खड़ा हुआ था, इसलिए शॉर्ट सर्किट की आशंकाएं कम है, लेकिन अभी तक वजह सामने नहीं आई है, कारण सामने नहीं आए हैं। क्या कारण इस आग के रहे? कोई ज्वलनशील पदार्थ या फिर कोई और कारण और वजह जो संभव है कि वस्तु इस ट्रक में रखी हो। आगे बढ़ेंगे नरसिंहपुर से। बड़ी खबर है, धू कर एक ट्रक जल गया। हाईवे पर ही ट्रक में आग लगी। सागर से हैदराबाद जा रहा था ये ट्रक, उसी दौरान आग की चपेट में आ गया। ट्रक में टायर भरे हुए थे। चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई है और हालांकि इस दौरान फायर ब्रिगेड भी समय पर नहीं पहुंच पाई और उससे पहले ही जलकर ये ट्रक पूरी तरह से बर्बाद हो गया, खाक हो गया। बताया जा रहा है कि ये ट्रक सागर से हैदराबाद जा रहा था, उसी दौरान आग की चपेट में आ गया। पूरा ट्रक जलकर खाक हो गया और बताया जा रहा है कि इस ट्रक में ट्रैक्टर, माफ कीजिएगा, जो टायर भरे हुए थे और इसके चलते आग और ज्यादा विकराल भी हो गई। और खबर श्योपुर से है। बड़ी खबर है, 2 बच्चों की नदी में डूबने से मौत हो गई है। दोनों सगे भाई बताए जा रहे हैं। पुलिस ने गोताखोरों को बुलवाकर दोनों के शव बाहर निकलवाए हैं। इकलोद गांव का ये मामला है। भागवत कथा स्थल जाने के लिए घर से दोनों युवक निकले थे। हालांकि पूरे मामले की पुलिस जांच में जुटी है कि आखिर ये बच्चे कैसे नदी तक पहुंच गए। और दोनों भाई बताए जा रहे हैं जो हादसे का शिकार हुए हैं। दोनों बच्चों की मौत हो गई है। पुलिस ने गोताखोरों को बुलाकर अब दोनों बच्चों के
शव नदी से बाहर निकलवाए हैं। इकलोद गांव का ये मामला है। भागवत कथा स्थल जाने के लिए ये दोनों बच्चे घर से निकले थे, लेकिन खबर ये आई कि दोनों बच्चे नदी में डूब गए। इसके बाद दोनों के शव बाहर निकलवाए गए हैं गोताखोरों की मदद से। और अब आपको बताते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। मध्य प्रदेश की धरती पर दंगाइयों को कोई स्थान नहीं है, चिन्हित कर लिए गए और केवल कार्रवाई का मतलब जेल भेजना नहीं है। जिनने पत्थर चलाए हैं, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है, उनको दंडित तो किया ही जाएगा, लेकिन चाहे सार्वजनिक संपत्ति हो चाहे निजी संपत्ति हो, जितना नुकसान हुआ उसकी वसूली भी उनसे की जाएगी। मध्य प्रदेश पे हमने लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण और नुकसानी की वसूली अधिनियम पारित किया है। क्लेम ट्रिब्यूनल का हम गठन कर रहे हैं, तो नुकसान का आकलन करके वो वसूली भी की जाएगी। कठोरतम दंड दिया जाएगा जो उदाहरण बन जाए। हम किसी दंगाई को छोड़ेंगे नहीं। तो बड़वानी और खरगोन, आपको याद दिला दें कि बड़वानी और खरगोन में बलवा हुआ या ये कहें कि जमकर पथरावबाजी हुई, वहां पर माहौल भी बिगड़ा रामनवमी के मौके पर। और इसी पर सीएम शिवराज ने कहा कि जो भी दंगाई होंगे, जो भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे, उनके खिलाफ एक्शन होगा, बख्शा नहीं जाएगा। एक बार फिर सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने। उत्साह के साथ मनाई गई। इन खरगोन में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। दंगाई छोड़े नहीं जाएंगे, कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश की धरती पर दंगाइयों को कोई स्थान नहीं है, चिन्हित कर लिए गए और केवल कार्रवाई का मतलब जेल भेजना नहीं है। जिनने पत्थर चलाए हैं, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है, उनको दंडित तो किया ही जाएगा, लेकिन चाहे सार्वजनिक संपत्ति हो चाहे निजी संपत्ति हो, जितना नुकसान हुआ उसकी वसूली भी उनसे की जाएगी। मध्य प्रदेश पे हमने लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण और नुकसानी की वसूली अधिनियम पारित किया है। क्लेम ट्रिब्यूनल का हम गठन कर रहे हैं। नुकसान का आकलन करके वो वसूली भी की जाएगी। कठोरतम दंड दिया जाएगा जो उदाहरण बन जाए। हम किसी दंगाई को छोड़ेंगे नहीं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को सुन रहे थे आप, और साफ लहजों में, बल्कि हम कहें कि कड़े लहजे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खरगोन और बड़वानी में जो हुआ उसके जो आरोपी हैं, दोषी हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। न केवल जो संपत्ति का नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जाएगा, सरकारी संपत्ति का नुकसान का आकलन किया जाएगा, उसकी भी वसूली की जाएगी। कड़ा एक्शन भी होगा, और कड़ा एक्शन ऐसा कि जो नजीर बन जाए, जो उदाहरण बन जाए अपराधियों के खिलाफ, आपराधिक मानसिकता के लोगों के खिलाफ। बहुत कड़े और साफ शब्दों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पर अपना रिएक्शन दिया है। रंजना दुबे हमारे साथ भोपाल से जुड़ गई हैं। रंजना, एक लिहाज से हम कहें कि मध्य प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ फ्री हैंड सीएम शिवराज ने पहले ही दे रखा है, और 2 जगह जो घटनाएं हुई हैं रामनवमी पर, उसको लेकर भी आगे इसी तरह का एक्शन नजर आएगा। जी प्रशांत, बिल्कुल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ कर दिया है और ये पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि मध्य प्रदेश में
दंगाइयों और शांति भंग करने वालों का किसी भी तरह का कोई स्थान नहीं है, बल्कि जो भी इस तरीके से शांति भंग करने के लिए, उपद्रव फैलाने के लिए काम कर रहे हैं या सक्रिय हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा और कड़ी से कड़ी जो कार्रवाई है वो की जाएगी, ताकि मध्य प्रदेश में एक तरह से उदाहरण पेश किया जाए। वैसे भी पहले भी जो इस तरह की घटनाओं में शामिल हैं, चाहे भ्रष्टाचार की घटनाएं हों, चाहे लड़कियों से छेड़छाड़ हो, उनके घरों में बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये साफ किया है कि जो भी इस घटना में उपद्रव फैलाने में या दंगाई इस पूरे घटनाक्रम में शामिल है, उनको बख्शा नहीं जाएगा, बल्कि जो भी संपत्ति को उन्होंने नुकसान पहुंचाया है, सार्वजनिक संपत्ति को उन्होंने नुकसान पहुंचाया है, तो दंगाइयों से जो संपत्ति के नुकसान की जो वसूली है वो की जाएगी। और निजी संपत्ति जो अधिनियम का जो वसूली अधिनियम का जो कानून बनाया गया है, उसके तहत दंगाइयों से पूरी जो सार्वजनिक संपत्ति है उनको नुकसान पहुंचाने की जो वसूली है वो की जाएगी और इस तरीके से उन पर कार्रवाई की जाएगी, ताकि मध्य प्रदेश में अब से जो भी शांति भंग करने के इरादे से अगर खड़ा होता है तो वो एक बार जरूर सोचे। यानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सख्त तेवर यहां पर दिखाई दे रहे हैं और इस पूरी घटना को लेकर जो भी इसमें शामिल होगा उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनको छोड़ा नहीं जाएगा। ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्पष्ट कर चुके हैं, ताकि मध्य प्रदेश में जो आने वाले दिनों में शांति भंग ना की जाए। और अब इस दिशा में अगर कोई आगे बढ़ता है तो वो इस तरह की कड़ी कार्रवाई के बाद डरेंगे जरूर, क्योंकि मध्य प्रदेश में रामनवमी के जुलूस के दौरान इस तरह की घटना की गई है, जिसमें करीब 77 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, हिरासत में लिया गया और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। और अब कड़ी से कड़ी जो कार्रवाई की तैयारी है जांच के बाद दंगाइयों पर की जाएगी। प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल। रंजना, कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक थाने के इनॉग्रेशन के दौरान एक दो लाइनें कही थी और वो दो लाइन ये थी कि जो आम इंसान है, इनोसेंट है, उसके लिए प्रशासन का, सरकार का जो रवैया होगा वो फूल से भी ज्यादा कोमल होगा, लेकिन जो आपराधिक मानसिकता का व्यक्ति होगा, अपराधी होगा, माफिया होगा, उसके खिलाफ वज्र से ज्यादा कठोर की तैयारी या फिर एक्शन। और हम ये मानकर चलें कि ये पुलिस प्रशासन ने इसको फॉलो भी कर लिया। दो जगह हम देखें तो पुलिस एक्शन में भी नजर आई, बड़वानी और खरगोन दोनों जगह। रंजना। जी प्रशांत, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार अब एक अलग अंदाज में, एक अलग मूड में नजर आ रहे हैं, जहां पर भ्रष्टाचार में सम्मिलित हों अधिकारी या फिर काम में लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर सख्ती की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ जो भी अपराधी हैं या फिर शांति भंग करने वाले लोग हैं, उनके घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। इसके उदाहरण कई जगह पर आपने देखे, चाहे इंदौर की कार्रवाई के दौरान हमने देखा या फिर प्रदेश के अन्य जिलों में जहां पर बुलडोजर चलाया गया है, यानी उनकी संपत्ति को नष्ट किया गया है। तो एक तरह से अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जो सख्त तेवर हैं और एक तरह से ये बात वो पूरी तरह से स्पष्ट कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश शांति का प्रदेश है, शांति का टापू है, और अगर मध्य प्रदेश की शांति को कोई भंग करने की कोशिश करता है तो ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, बल्कि मध्य प्रदेश में ही ऐसे लोगों को रहने नहीं दिया जाएगा। यानी पूरी तरह से अब उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और कुछ इस तरीके से कार्रवाई की जाएगी कि सिर्फ जेल भेजना ही लक्ष्य नहीं है, क्योंकि जेल भेजने के बाद भी जो अपराधी हैं वो थोड़े से सबक नहीं लेते, लेकिन उनकी संपत्ति को इस तरीके से नष्ट किया जाएगा, बुलडोजर चलाया जाएगा और तमाम जो नुकसान की भरपाई दंगाइयों से की जाएगी, ताकि आने वाले दिनों में या आगे कभी भी अगर वो इस तरीके से कोई काम करने की कोशिश करते हैं या शांति भंग करने के बारे में सोचते भी हैं तो उनको कई बार इस बारे में सोचना पड़े, क्योंकि इन तमाम तरह की जो कठोर कार्रवाई है उसका मकसद यही है ताकि मध्य प्रदेश में शांति बनी रहे और अपराधियों के हौसले जरूर पस्त पड़ जाएं। प्रशांत। ठीक है रंजना, रहिएगा। और लौट रहा हूं आपके पास, हमारे साथ बीजेपी से रजनीश अग्रवाल जी जुड़े हैं, नेता बीजेपी। रजनीश जी, मुख्यमंत्री को हम कल भी सुन रहे थे, आज भी सुन रहे थे, माफी चाहूंगा। हमारे साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश के सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे जी इस वक्त जुड़ गए हैं। और प्रवीण जी, हम जैसा कि कल भी सुन रहे थे, कल भी मुख्यमंत्री ने, और लगातार अगर हम मुख्यमंत्री की एक लाइन सुने तो बहुत साफ लहजे में कहते हैं कि माफियाओं को, अपराधियों को या आपराधिक मानसिकता के लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। एक बार फिर उन्होंने यही लाइन दोहराई। हम माने कि हमने कई दूसरे राज्यों में देखा कि जब ऐसे बवाल शुरू होते हैं लंबे चलते हैं, लेकिन बड़वानी और खरगोन में बहुत जल्दी हालात संभले हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रशांत आप। और दूसरी बात यह है कि आप अगर देखें तो दो बयान आ जाए, एक होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा का भी बयान आया और दूसरा चीफ मिनिस्टर का शिवराज सिंह चौहान जी का भी आया। दोनों के बयान में सख्ती है, दोनों के बयान में तल्खी है, दोनों के बयान में सख्त कार्रवाई के निर्देश हैं। लेकिन ज्यादा जो तल्ख बयान है वो नरोत्तम मिश्रा का है। वो कह रहे हैं कि भाई इनके जिस घर से पत्थर आए हैं
उस घर को पत्थरों के ढेर में बदल दिया जाएगा। और सीएम शिवराज ने उतना तल्ख तो नहीं बोला, लेकिन भाव उनके भी वही हैं बिल्कुल वैसे। उन्होंने कहा है कि दंगाइयों का कोई स्थान जो है वो मध्य प्रदेश में नहीं है और सार्वजनिक या निजी संपत्ति के नुकसान की वसूली भी हम इन्हीं से करेंगे। कुल मिला के आप देखिए कि ऐसे किसी मसले में जो ये मामला था जिस तरह का रामनवमी के जुलूस पर पथराव वाला, महत्वपूर्ण बात जो गौर करने की है वो ये है कि घरों में पत्थर आते कहाँ से हैं, क्यों ये संग्रहण होता है, क्यों ये सुरक्षा का भाव है, क्यों ये तैयारियां हैं। इस पर भी प्रशासन को मुझे लगता है एक अभियान चलाना चाहिए कि इस तरह का जमावड़ा पत्थरों का या कांच की बोतलों का या इन सारी चीजों का ये क्यों होता है। तो कुल मिला के अब लगता है कि सरकार, जैसे हमने सुना चीफ मिनिस्टर को भी और होम मिनिस्टर को भी, सरकार बहुत सख्ती के मूड में है। बिल्कुल बिल्कुल, और कड़ा संदेश जाना भी चाहिए। और जैसा कि जिक्र भी आप कर रहे थे, जाहिर है कि प्री प्लानिंग के तहत ये पत्थरबाजी हुई, जुलूस पर पत्थर फेंके गए, बॉटल फेंकी गई। तो अगर कड़ा एक्शन होता है तो ये संदेश दूर तक जाएगा। आघात अगर मजबूत होगा तो आने वाले वक्त में इस तरह की मानसिकता रखने वाले ऐसा कृत्य करने से 10 बार सोचेंगे। प्रवीण जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रशांत। और इस पूरे मामले में जो जिस तरह के बयान आ रहे हैं, हम कल से देख रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों तरफ से, और ये जो ब्लेम गेम जैसा शुरू हो रहा है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सियासत का ये मसला है भी नहीं और सियासत इस पर होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि सियासत होगी तो चीजें और आगे तक जाएंगी। अगर सख्ती से प्रशासन ने उन्हें चिन्हित कर लिया है जैसे शिवराज जी कह रहे हैं और सख्ती से दबा दिया गया वहीं पर, तो ये एक बड़ी नजीर होगा। और आने वाले दौर में इस तरह की घटना होने से पहले जो भी पक्ष इसके लिए दोषी हों वो 50 बार सोचेंगे और जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो बिगड़ने से बचेगा। जी जी, शुक्रिया प्रवीण जी आपका इस पूरी बातचीत के लिए। रंजना हमारे साथ जुड़ी थी। रंजना, आपका भी शुक्रिया। तो बता दें आपको कि 2 जगह ये घटनाएं हुई थी रामनवमी के मौके पर, लेकिन हालांकि पुलिस ने लगातार एक्शन दिखाया और हालात संभाले भी हैं, लेकिन बहुत सख्त लहजे में संदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। ब्रेक बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खरगोन में हुए विवाद को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि माहौल बिगाड़ने की ये कोशिश है, साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है। विपक्ष पर हमला बोलते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि 5 राज्यों में हार को पचा नहीं पा रहे हैं। गृह मंत्री ने कहा कि पूरी घटना की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि घटना में शामिल किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। और खरगोन में रामनवमी के जुलूस के दौरान विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है। इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा उन्हें जानेंगे कि सर, माहौल बिगाड़ने की कोशिश है या फिर सोची समझी कोई साजिश है इस दौरान विवाद? दोनों को मिक्सचर करके देखो आप। तो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कोई सोची समझी रणनीति के तहत शायद इसलिए कर रहा होगा कि 5 राज्यों की हार नहीं पचा पा रहे। 402 विधानसभा में अगर 2 सीट आएंगी तो बौखलाएंगे तो है। टुकड़े टुकड़े गैंग की जो स्लीपर सेल बन के काम कर रहे हैं वो एक अलग क्रोनोलॉजी के तहत काम कर रहे हैं। सबसे पहले अच्छा जेएनयू में जब देश के टुकड़े होने की बात करी तो सबसे पहले मिलने तो राहुल गांधी गए थे ना। एक हाथ ट्वीट आएगा करौली की घटना पे उनकी सरकार है, राव भैया का, दीदी का, उनके जीजा जी का नहीं आया। तो सर ये सिर्फ महज आरोप लगा रही हैं या फिर इसके पीछे कोई पुख्ता सबूत मिले हैं कि इस तरह की जो साजिश है इन लोगों ने करी है, तो इसके कोई पुख्ता सबूत मिले हैं क्या? हम तो जो दिख रहा है वो कह रहे हैं आपसे। ये ट्वीट हर चीज पे आता है सुबह से शाम तक, इस पर क्यों नहीं आया करौली पे? इसकी निंदा क्यों नहीं की? तो सर एसपी को भी गोली लगी है और ये एक तरह से इंटेलिजेंस का फेलियर कहा जा सकता है। 77 लोग गिरफ्तार हुए हैं। अभी हम उसके निष्कर्ष तक आज ही आ जाएंगे और जिस घर से पत्थर आए हैं उस घर को पत्थरों के ढेर में आज बदल दिए जाएंगे। और ये सब आज पूरी समीक्षा होगी जैसा मैंने बताया आपको, लेकिन बक्सा कोई नहीं जाएगा। और मध्य प्रदेश शांति का टापू है, था और रहेगा। इस तरह की घटना जो क्षणिक होती है इसकी सर को चल देंगे। सर किस तरह की अब सख्त से सख्त कार्रवाइयां होंगी ताकि आज सख्त से सख्त कार्रवाई आपको देखेंगे।
तो मध्य प्रदेश में शांति भंग करने वालों के खिलाफ जो सख्त कार्रवाई है वो देखने को मिलेगी और तमाम इस घटनाक्रम की जांच और समीक्षा के बाद जो भी इसमें दोषी होगा उन पर कड़ी से कड़ा जो सजा है वो की जाएगी, सख्ती की जाएगी, ताकि आगे इस तरह के जो उपद्रव करने वाले लोग हैं उन पर लगाम लगाई जा सके। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। और बात करेंगे न्यूज 18 के खबर के बड़े असर की। पुलिस की गुंडागर्दी मामले का वीडियो सामने आने के बाद एसपी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। एसडीओपी गायत्री तिवारी को मामले की जांच सौंपी गई है। आपको बता दें कि सिटी कोतवाली थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी अभिषेक सिंह परिहार का एक शख्स की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद न्यूज 18 ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया था। वीडियो सामने आने के बाद इस मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। तो सीधी का ये मामला था। हरीश द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हैं। हरीश, थाना प्रभारी क्यों आपे से बाहर हो गए? क्या वजह रही कि बेरहमी से, बेदर्दी से शख्स की पिटाई कर दी? बिल्कुल प्रशांत, जिस तरीके से ये पूरा वाकया निकलकर सामने आया है उसमें जो जानकारी मिली है, जानकारी यह मिली है कि जो वाकया है 1 साल पुराना पूरा वाकया है। सीधी के पुराने बस स्टैंड कोटहा का ये पूरा वाकया बताया जा रहा है जिस शख्स की बाइक से वो पेट्रोल निकालकर आग लगाने के फिराक में था। हालांकि उसके परिवारजनों की शिकायत पर उसके खिलाफ कार्यवाही की गई। जी प्रशांत। जी बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि न्यूज 18 ने इस खबर को दिखाया, अब एक्शन भी हुआ है, थाना प्रभारी के खिलाफ एक्शन हुआ है। हरीश, बिल्कुल प्रशांत, आपको बता दूं कि जिस तरीके से न्यूज 18 ने इस पूरे वाकया को दिखाया उसके बाद से जो पूरा ये घटनाक्रम निकलकर सामने आया, इस मामले को पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार श्रीवास्तव ने एसडीओपी गायत्री तिवारी को मामले की जांच सौंपी है। गायत्री तिवारी इसमें स्पष्ट कह रही हैं कि मामला 1 साल पुराना है। 1 साल पुराने होने की वजह से इसमें जो है तो जांच जारी है। हालांकि ये कोटहा का पूरा मामला है। जो व्यक्ति है, जो शख्स है जिसकी पिटाई की जा रही थी, यह आग लगाने के फिराक में था, जिससे बचाव करने के लिए पुलिसकर्मी वहां पहुंचे हुए थे। लेकिन व्यक्ति जो है वो मानने को तैयार नहीं था, जिस वजह से पुलिसकर्मियों ने उसकी पिटाई की थी। यही वजह है कि पुलिसकर्मियों ने उसकी पिटाई की। उसका वीडियो जो है वो 1 साल बाद निकलकर सामने आया है। ऐसे में अब जो पुलिस अधिकारियों की जो कार्यवाही की बात निकल कर सामने आ रही थी, इसमें जो वायरल वीडियो है उसके खिलाफ कार्यवाही की बात कही जा रही है। यही नहीं प्रशांत, जो ये पूरा वाकया है, जो शख्स है जिसकी पिटाई हो रही है, पिछले दिनों एनडीपीएस एक्ट के तहत ये जेल भी जा चुका है। चूंकि ये आरोपी नशीली कारोबारी है, इसका धंधा भी करता था। यही वजह है कि इसके परिवारजन जब आपत्ति किए थे तो इसके घर में अपने आक्रोशित होकर आगजनी की घटना को लगाने को तैयार था। तब पुलिसकर्मियों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिए। जी प्रशांत। चलिए, जांच के बाद हालांकि तस्वीर और साफ हो जाएगी। शुक्रिया हरीश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब रुक करेंगे रायसेन का। रायसेन से बड़ी खबर है, सोमेश्वर धाम में जलाभिषेक का मामला। उमा भारती किले पर पहुंची हैं। पंडित और कन्याओं को उन्होंने भेजा है पूजन के लिए। आईजी समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल हालांकि वहां पर तैनात है। उमा भारती को अभी तक जलाभिषेक की अनुमति नहीं मिली है। तो रायसेन में सोमेश्वर धाम प्राचीन मंदिर है और हालांकि अभी तक इसे खोला नहीं गया है। मांग इसकी उठती रही। उमा भारती पहले भी मांग कर चुकी हैं इस मंदिर को खोले जाने की और उमा भारती किले पर पहुंची हैं जलाभिषेक करने के लिए। पंडित और कन्याओं को लेकर उन्होंने पूजन के लिए भेजा है और आईजी समेत तमाम बड़े पुलिस अफसर यहां पर मौजूद हैं। लेकिन अभी भी बता दें आपको कि उमा भारती को जलाभिषेक की अनुमति नहीं मिली है। वहीं कलेक्टर ने साफ कहा कि उनके अधिकार से ये मामला बाहर है और स्थानीय विधायक हैं प्रभुराम चौधरी, वो भी मांग कर चुके हैं कि इस मंदिर को खुलवाया जाना चाहिए। उमा भारती पहले ही इस मंदिर को खुलवाने की मांग उठाती रही हैं। तो तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये काफिला है उमा भारती का, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की, जो कि सोमेश्वर धाम को खुलवाने के लिए पहुंची हैं। रायसेन का ये प्राचीन मंदिर है
आ जाए इस मंदिर को। आपकी व्यवस्था करवा दी। तो शिक्षा जब कारोबार बन जाए, एजुकेशन के नाम पर जब सजने लगे बाजार, शिक्षा माफिया जब लूट पर उतर आए, तो सरकार से सख्ती की उम्मीद रहती है। ये आस रहती है कि जिम्मेदार मनमानी रोकेंगे और इसी आस के साथ छत्तीसगढ़ में निजी स्कूलों की मनमानी की शिकायत की गई। किताबें, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी के नाम पर स्कूलों की लूट बंद कराने की गुहार लगाई गई, पर सरकार ने निजी स्कूलों पर नकेल कसने की बजाय सरकारी स्कूलों के लिए आदेश जारी कर दिए। इस आदेश से पेरेंट्स हैरान हैं। पेरेंट्स के मन में सवाल है कि सरकारी पर सख्ती पर प्राइवेट से परहेज क्यों? शिक्षा का कारोबार, गुलजार है बाजार। पीड़ा देती पुस्तक, पेरेंट्स से लूट कब तक? सरकारी पर सख्ती, प्राइवेट से परहेज क्यों? नया सेशन पर टेंशन वही पुरानी। महंगाई ने पहले से ही कर रखा है बजट टाइट और अब करनी होगी स्कूलों की डिमांड पूरी करने की फाइट। कोरोना काल के बाद एक बार फिर स्कूलों की घंटी बजेगी। नए क्लास में स्टूडेंट्स का स्वागत है, लेकिन ये घंटी पेरेंट्स के लिए खर्चे की आहत है। कोरोना ने भले ही दुनिया इधर से उधर कर दी हो, लेकिन शिक्षा माफिया अपने उसूलों पर अडिग है। केजी हो या पीजी, शिक्षा का बाजार सजाना है, जमकर लूट मचाना है। छत्तीसगढ़ में भी स्कूलों का नया सेशन शुरू हो रहा है और इसके साथ ही शिक्षा माफिया सक्रिय हो गए हैं। स्कूल खुलने के साथ ही किताबें, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी के नाम पर लूट शुरू हो गई है। स्कूलों की ये लूट रोकने के लिए सीबीएसई की ओर से जारी सर्कुलर सहित तमाम नियम हैं, लेकिन इन नियमों को ताक पर रखकर निजी स्कूलों की मनमानी बदस्तूर जारी है। इस मनमानी के खिलाफ आवाज भी उठाई गई। सरकार ने संज्ञान लिया और कार्रवाई भी की, पर ऐसी कार्रवाई की आवाज उठाने वाले भी हैरान हैं। निजी स्कूलों के किसी खास दुकान से किताबें, यूनिफॉर्म खरीदने की बाध्यता से परेशान पालक और सामाजिक कार्यकर्ता उच्च शर्मा की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए सरकार ने आदेश जारी किया है, लेकिन ये आदेश शासकीय स्कूलों के लिए था। सरकार ने शासकीय आत्मानंद स्कूल के पालकों के लिए किसी एक दुकान से खरीदी की बाध्यता समाप्त करने का आदेश जारी किया है, लेकिन निजी स्कूलों के लिए ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। जी सही कहा होते जी, एक्चुअली समस्या प्राइवेट स्कूल ही है। ये तो जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल है गवर्नमेंट के, उनमें तो ऐसी कोई समस्या थी नहीं। एक्चुअली बड़ा स्मार्ट प्ले करके प्रमुख सचिव महोदय उस तरफ उसको मोल्ड कर रहे हैं। समस्या प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट जो स्कूल बड़े संस्थान, जो व्यापारिक संस्थान बन चुके हैं। समस्या वो है कि पर्टिकुलर एक दुकान से ये सामान खरीदने के लिए पेरेंट्स को, पालकों को मजबूर किया जा रहा है। तकलीफ वो है, हम उस पर ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, हम उस पर शिकायत कर रहे हैं, हम उस पर बात करने और संवाद करना चाह रहे हैं कि महोदय ये जो प्राइवेट वाले स्कूल वाले जो एक दुकान से सामान खरीदने को मजबूर कर रहे हैं पालकों को, इसको आप कब रोकेंगे? हमने सवाल ये किया था। पेरेंट्स इस आदेश को स्मार्ट प्ले बता रहे हैं। इनका कहना है कि सरकारी स्कूलों में तो मनमानी ऐसे भी नहीं होती। किताबों, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी के नाम पर लूट तो निजी स्कूलों में मचती है, लेकिन सरकार ने निजी स्कूलों के लिए कोई आदेश भी या गाइडलाइन नहीं जारी की है। शालेय शिक्षक संघ ने मांग की है कि आत्मानंद स्कूल के लिए जारी आदेश की तरह ही सरकार निजी स्कूलों के लिए भी आदेश जारी करे। स्वामी आत्मानंद विद्यालय के लिए जिस तरीके से राज्य शासन ने आदेश निकाला है कि आप कहीं पर से भी ड्रेस और पुस्तकें खरीद सकते हैं, उसी तरीके से शालेय शिक्षक संघ मांग करता है कि जितने भी प्रदेश में निजी विद्यालय संचालित है उनके लिए भी राज्य शासन आदेश निकाले कि वह भी ड्रेस जो है और पुस्तकें कहीं पर से भी खरीद सकते हैं। निजी विद्यालय जो है इसका लाभ उठा रहा है और इससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। आत्मानंद विद्यालय की तरह भी है, जो तरह निजी विद्यालय के लिए भी शासन जो है आदेश निकाले कि कहीं पर से भी वह गार्जियन जो है कोई भी पुस्तक है, ड्रेस है, खरीद सकते हैं। किताबें, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी निजी स्कूलों की कमाई का बड़ा जरिया है।
कई बार निजी स्कूल पेरेंट्स पर एक खास दुकान से ये चीजें खरीदने का दबाव बनाते हैं। ये कमीशन का खेल है। दुकानों से स्कूलों को मोटा कमीशन दिया जाता है और इसके बदले उन्हें पेरेंट्स को लूटने की छूट मिलती है। इस पर लगाम लगाने के लिए सीबीएसई ने सर्कुलर जारी किया है। ऐसे ही एक सर्कुलर में सीबीएसई ने स्कूलों को एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स की जगह कोई और टेक्स्ट बुक खरीदने का दबाव न बनाने के आदेश दिए हैं। साथ ही स्कूलों को किसी खास दुकान से किताबें या स्टेशनरी खरीदने का दबाव न बनाने के लिए भी कहा गया है। लेकिन निजी स्कूलों को इन आदेशों की कोई परवाह नहीं। शिक्षा के नाम पर निजी स्कूलों की लूट बेधड़क जारी है। कभी फीस के नाम पर तो कभी किताबें, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी के बहाने निजी स्कूल पेरेंट्स की जेब खाली करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। छत्तीसगढ़ नॉन गवर्नमेंट स्कूल फीस रेगुलेशन एक्ट के तहत स्कूल फीस में 8% से ज्यादा इजाफा नहीं कर सकते। इस एक्ट के तहत फीस के निर्धारण के लिए स्कूल डिस्ट्रिक्ट राज्य के स्तर पर कमेटी बनाई जानी है। साथ ही स्कूल फीस में 8% से ज्यादा का इजाफा भी नहीं किया जा सकता। लेकिन इस आदेश की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अधिकारियों ने हाल ही में रायपुर के निजी स्कूलों की जांच की और इसी दौरान स्कूलों में 8% से ज्यादा फीस लेना और किताबें, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी के लिए दुकान निर्धारित करने के मामले सामने आए हैं। पर हैरानी की बात यह है कि ऐसे निजी स्कूलों पर नकेल कसने की बजाय सरकार ने शासकीय स्कूलों के लिए आदेश जारी किए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सख्ती के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है? शासकीय पर शिकंजा पर प्राइवेट से परहेज क्यों? अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18 रायपुर। तो आवश्यकता थी प्राइवेट स्कूलों को निर्देशित करने की, लेकिन आदेश जारी कर दिया गया सरकारी स्कूलों के लिए। बात छत्तीसगढ़ की हम कर रहे हैं। हमारे साथ विनोद कुशवाहा, हमारे संवाददाता सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही एक अभिभावक शैलेंद्री परगनिया जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। विनोद, ये तो उसी तरह की बात हो गई कि बीमारी दिल में है, आप इलाज कर रहे हैं गुर्दों का। बिल्कुल सही बोल रहे हैं प्रशांत की बीमारी दिल में है और इलाज गुर्दों का हो रहा है। और कुछ ऐसा ही सरकार के उसमें भी है कि जो आदेश दिया गया है, लेकिन आदेश का कितनी कड़ाई से पालन हो रहा है, हकीकत में उस आदेश का असर प्राइवेट स्कूलों में दिख रहा है या नहीं, वैसा कुछ भी नजर नहीं आता है। क्योंकि जो अधिकारी निगरानी करने वाले जिम्मेदार हैं वो तो यहाँ रहते नहीं, रायपुर में रहते हैं हमेशा ही। और मॉनिटरिंग टीम की जहाँ तक बात है कि 8% फीस बढ़ाने के 8% फीस रखनी है, उसके अलावा बढ़ाना नहीं है, और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। उसके लिए एक मॉनिटरिंग टीम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा लगता नहीं कि केवल सरकार के आदेश जारी कर देने से नकेल कस जाएगी। जी, उस पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, स्टूडेंट हैं, उनसे बात ही करेंगे। क्या लगता है सरकार ने जो आदेश जारी किया है वो कितना आपको मुफीद लगता है? सरकार ने आदेश तो जारी कर दिया कि 8% से ज़्यादा आप स्कूल की फीस वसूली नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जो इसमें फीस ज़्यादा मांगते हैं। और एक बात ये भी है कि जो पालक होते हैं उनको ये काफ़ी वो लोग अनुरोध करते हैं कि हमारे ही बताया जगह से स्कूल के ड्रेसेस, पुस्तक, बुक्स वगैरह लेना शुरू करें जी। और यहाँ पे जो अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के, वो यहाँ पे तो रहते नहीं, वो नाराज रहते हैं, उनको यहाँ पे किसी से मतलब नहीं है। तो क्या लगता है सरकार के इस आदेश का पालन होगा या नहीं होगा? क्या लगता है? आदेश का पालन होना चाहिए। इसके लिए एक टीम गठित होनी चाहिए जो पता लगाए कि कहाँ पे कौन से स्कूल में कितनी फीस वसूली कर रहे हैं, इससे पता चलेगा। तो वही बात है प्रशांत की, जरूरी सबसे ज्यादा है कि इसके लिए टीम की गठन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि वो मॉनिटरिंग की जा सके कि वाकई सरकार ने जो आदेश दिए हैं उनका कितनी कड़ाई से पालन हो रहा है। जी बिल्कुल, वाकई में ये बहुत जरूरी है। शैलेंद्री जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शैलेंद्री जी, आवश्यकता निजी स्कूलों की थी, लेकिन आदेश सरकारी स्कूलों पर कहीं मंशा में खोट नजर आता है क्या आपको? बिल्कुल बिल्कुल खोट नज़र आता है, और शिक्षा को तो अभी व्यवसायीकरण हो गया है। आप देखिए, आप स्कूल में ही जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ पर की बच्चियाँ पढ़ रही हैं या बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको वहीं के स्कूल से किताब
लेना है, वही जो बोलेंगे स्कूल वाले, वहीं से बुक्स लेना है, वहीं से उनका यूनिफॉर्म लेना है और जल्दी जाना है। अगर लेट होते हैं तो मतलब बच्चे परेशान होते हैं, बच्चे को परेशानी होता है, क्योंकि स्कूल जहाँ पर अपन किताब लेने जाते हैं बहुत लंबी लाइन रहती है और वहीं से किताब लेना रहता है और बच्चों को भी दबाव डाला जाता है कि जल्दी लो, जल्दी नहीं लोगे तो तुमको किताब नहीं मिलेगा, तुमको यूनिफॉर्म नहीं मिलेगा। ऐसे है, इसको व्यवसायीकरण बना दिया गया है। और प्राइवेट स्कूल इंग्लिश स्कूल है, इंग्लिश स्कूल इंग्लिश माध्यम है बोलते हैं, लेकिन आज ये एकदम व्यवसायीकरण में बदल गया है। आप अभी प्राइवेट स्कूलों में जाइए, 10वीं और 12वीं के बच्चों से इंग्लिश में बात कर लीजिए, बिल्कुल इंग्लिश आता ही नहीं है, क्योंकि ये एक व्यवसाय केवल बन गया है, केवल लूट पाट बन गया है। और इसको मैं छत्तीसगढ़ के सरकार से निवेदन करती हूँ, और एक पालक संघ बनना चाहिए और इनको लिए हम सब मांग करते हैं, जैसे कि आत्मानंद स्कूल के लिए इन्होंने किया है वैसे प्राइवेट स्कूल के लिए भी करें। और मैं एक भी बताना चाहती हूँ कि जब हम लोग पढ़ते थे तो पहली क्लास से लेकर 12वीं की किताबें एक ही होता था, लेकिन अब प्राइवेट स्कूलों में क्लास 1 से लेकर आज हम क्लास 1 में पढ़ रहे हैं, कल क्लास 2 में जाएंगे तो क्लास 2 में जो बच्चे पढ़ते थे वो किताब नहीं चलेगा, नया किताब चलेगा। तो ये पूरा व्यवसायीकरण बन गया है और इसमें सरकार भी मिली हुई है। अगर सरकार चाहे तो उसको बदल सकते हैं। और यहाँ की पेरेंट्स हमेशा समय समय में मांग करती है, लेकिन सरकार अभी जो बनी है वो गूंगी बहरी सरकार है, बिल्कुल सुन नहीं रहे। आप खुद जानते हैं कि कोरोना के कारण शैलेंद्री जी बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने यह सवाल उठाया है कि आखिर पैसे जरूर लिए जा रहे हैं, लेकिन वो स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं किया जा रहा निजी स्कूलों के जरिए। और हर साल सिलेबस अगर बदल दिया जाएगा तो जाहिर है कि हर साल जो छात्र छात्राएं उन्हें नए सिरे से किताबें लेनी होगी। अमूमन ऐसा होता था एक दौर में कि भाई एक बच्चा अगर पढ़ के निकला तो वो अपनी बुक्स किसी दूसरे को ट्रांसफर कर देता था, दे देता था, तो उसका भी काम चल जाता था। विनोद, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक अपने आप में सवाल उठता है कि ये तमाम बातें सरकार को खुद फॉलो करनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, बजाय इसके कि कोई इस पर निजी कोशिशों के बाद सरकार का ध्यान आकर्षित करे। विनोद, देखिए प्रशांत, सबसे खास चीज ये है कि हम इस तरह के आदेश दे क्यों रहे, सरकार इस तरह के आदेश जारी आखिर कर क्यों रही है। उसमें सवाल वही है कि जब तक शिक्षा का व्यवसायीकरण नहीं रोका जाएगा तब तक इस तरह की समस्याएं आएंगी, लोग जो है अपनी मनमानी करते रहेंगे। हम वो जमाने को याद करें जब पहली से 5वीं और 8वीं तक के जो बच्चे पढ़ते थे, मैंने खुद पढ़ाई की है, 4 से 5 पुस्तकें लगती थी और कॉपियां लगती थी। लेकिन आज एक पहली क्लास का बच्चा, KG1 KG2 का बच्चा जो है वो कांधे पर करीब 10 किलो का वजन लाद कर जाता है। तो जो बच्चा 10 किलो का वजन लाद कर जा रहा है, यानी बोझ उसके बचपन पे ही दे दिया गया। और ये बोझ जो है व्यवसायीकरण का है, ना कि शिक्षा का है। अगर शिक्षा का बोझ होता तो शायद बच्चा कुछ और बढ़ता, अभिभावकों की इतनी परेशानी नहीं होती। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम उसके कांधे पर व्यवसायीकरण का बोझ डाल रहे हैं और यही वजह है कि शिक्षा की इस तरह से दुर्गति हो रही है कि अभिभावकों को सड़कों पर आना पड़ रहा है अपनी बातों को मनवाने के लिए। जी प्रशांत जी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है ये कि बोझा बढ़ गया है बच्चों का, छोटे छोटे बच्चे लेकिन पीठ पर बहुत बड़ा बोझ उनके पीछे कैरी वो कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि हर किताब से हर रोज पढ़ाया ही जाए, लेकिन इसके बावजूद भी ये पूरा जो सेट है वो बच्चों से बुलवाया जाता है स्कूल में। शुक्रिया विनोद आपका। शैलेंद्री जी, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन